सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल ये है कि 23 रोज़ गुजर गए कर्फ्यू के लिए और कर्फ्यू में अभी तक किसी किस्म की कोई नरमी नहीं आई है। पूरी दुनिया में इस वक्त बात हो रही है कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। कश्मीर के लिए अब पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी तरह से भी मीडिया को इजाज़त नहीं वहाँ पे मिल रही है। कुछ बरतानवी इदारे या कुछ और इदारे पहुँचे हैं, आलमी मीडिया के कुछ चीज़ें वो दिखाने में कामयाब हुए हैं और उसको देख कर भी पूरी दुनिया के सामने चीज़ें आया हो रही है कि किस तरह से भारत इस वक्त पूरी तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीरियों के लिए उन्होंने अरसा हयात तंग कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद कश्मीरियों पर आफरीन है कि वो अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए आज भी डटे हुए हैं। और दूसरा अमल है पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारों की जानिब से, जो कल भी कश्मीर के साथ थे, आज भी कश्मीर के साथ हैं और अगले आने वाले वक्त में जब कोई भी कश्मीर के साथ खुदा न खास्ता ना हो, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे वो कश्मीरियों के साथ रहेंगे और हमेशा तक रहेंगे। अब मामला ये है कि फैसला कुन मरहले में पहुँच गया है मामला, क्योंकि इस बात का पहले भी बार बार इजहार किया जा रहा था। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान भी ये कहा। इस फैसला कुन मरहले में अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की सफारती कोशिशें मज़ीद बढ़ जानी चाहिए। एक तरफ हम ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे भी कर रहे हैं, उनके जो अकाबरीन हैं उनसे भी मिल रहे हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की भी ये सूरत हाल है कि इमरान खान मुसलसल इस वक्त टेलीफोनिक राब्ते कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान के साथ, उनसे बातचीत कर रहे हैं और वज़ीर ख़ारजा भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सफारती सतह पर और टेबल पर बैठ कर ही मामला हल हो सकता है, ये जंग की सूरत में हल किसी भी तरह नहीं हो सकता। अब आलमी ताकतों का जो रोल है, हमने वो पहले देखा जब पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में गए और सलामती कौंसिल में एक बेहतर सूरत हाल हुई। एक मजम्मती करारदाद तो ना बन पाई, लेकिन एक बेहतर सूरत हाल पाकिस्तान के कश्मीर के हक़ में हो गई है। दूसरी जानिब अब जो आलमी ताकतें बड़ी हैं, जिसमें रशिया है, जिसमें चाइना है और ख़ास तौर पर सबसे बड़े अमरीका है, उसका रोल क्या है वो भी हमने पिछले दिनों में देख लिया है। इस सवाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा उज़्मा कारदार साहिबा, मेंबर सूबाई असम्बली। बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहिबा आपके वक्त का। इस वक्त कोशिश हो रही है पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से। ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 दिन पहले जो तकरीर की उसमें भी उन्होंने बताया कि हम क्या कर चुके हैं और क्या करने आगे जा रहे हैं। अब लोगों की नज़रें हैं यूनाइटेड नेशन के इजलास पे, जिस पर वज़ीर आज़म तकरीर भी करेंगे, लेकिन बहरहाल उससे पहले पाकिस्तान को सख्त स्टांस लेने की ज़रूरत है। कल एक ख़बर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन आज वज़ीर ख़ारजा ने इस बात को इस तरह से बताया कि अभी फ़ैसला हुआ है, लेकिन हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे, लेकिन ये एक मुश्किल फ़ैसला है जिसके लिए कुछ ममालिक की जानिब से कहा भी गया कि इस किस्म का काम न किया जाए। तो सख्त फ़ैसले के बगैर किसी भी तरह से भारत की जो जा रही है तो उसको रोका नहीं जा सकता। तो मज़ीद क्या हुकूमत करने जा रही है सख्त फ़ैसलों में? जी मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, ये जो जुल्म की जो अंधेरी रात है, ये कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन ये नहीं चल सकती है। ये इस वक्त कश्मीर पे जुल्म नहीं हो रहा, ये पूरी मुस्लिम उम्मा जो है ये उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। और जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मामला है, उन्होंने अपने आप को कश्मीर का एम्बेसडर करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं ये मुकदमा पूरी दुनिया में ख़ुद जाके लड़ूंगा। तो वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये एक पूरे कौम इस वक्त हम जहाद है, ये ना सिर्फ हमारी आजमाइश है हमारे कश्मीर बहन भाइयों के साथ खड़े होने के लिए कि हम
किस तरीके से ये एक दिन का जिहाद नहीं है, ये जब तक हम उनको आज़ादी जो है उनको नहीं दिलवाते और ये कर्फ्यू वहाँ से नहीं उठता, पाकिस्तान जो है चैन से नहीं बैठेगा। हमारी पूरी हुकूमत जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी जो अफवाज हैं, हमारे जो डिप्लोमेटिक कोर है, उनकी तमाम तर तवज्जो जो है वो कश्मीर कॉज पे है। बाकी सारी चीज़ें इस वक्त पसे पुश्त हैं। अब ये जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुदस्सिर, ये सिर्फ हमारा नहीं, ये पूरी दुनिया का इम्तिहान है और सबसे बड़ा ट्रायल तो ये यूनाइटेड नेशंस का है। यूनाइटेड नेशंस जो है इस वक्त उनकी जो अपनी ह्यूमन राइट्स की जो अगर आप रिपोर्ट पढ़ें उसमें साफ नज़र आ रहा है, सबको पता है कि ये किस तरह से जो 7 से 8 लाख फ़ौज बैठी हुई है, ये किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रही है। ये जो G7 में आपने कहा ना कि मोदी जो है जगह जगह जा रहा है, देखें मोदी जो है जब उसने ये 370 रिवोक किया तो 1-1.5 हफ्ता तो ये किसी को मुंह नहीं दिखाया इसने, इसका मुंह इतना काला हुआ है। आप जिस तरह खुद अभी फरमा रहे थे कि इस वक्त जितनी इंटरनेशनल मीडिया है, आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठा लें, आप गार्डियन उठा लें, आप ब्लूमबर्ग उठा लें, आप अल जजीरा उठा लें, आप CNN देख लें, यहाँ तक कि जो उनकी इंडिया में जो उनके अंदरूनी सारे वहाँ पे अपोजिशन सारी इसके ख़िलाफ़ है। और अरुंधति रॉय का मैं उनकी बड़ी मशहूर उनकी वो राइटर और इंटेलेक्चुअल हैं, उनका मैं इंटरव्यू देख रही थी। वो कहते हैं कि ये जो हिंदुस्तान की रियासत है ये अपने ही लोगों के ऊपर अपनी फ़ौज इस्तेमाल कर रही है और जुल्म कर रही है और उनके जो हकूक़ पामाल कर रही है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है आज तक उसने पाकिस्तान में अपने ही लोगों के ऊपर इस तरह से उसको मुसल्लत नहीं किया गया। अब ये बहुत बड़ी बात है जो कि बड़ी चुप भी रही है उनको कि ये जो सो कॉल्ड नज़रिया था गांधी का और ये नेहरू का सेक्युलर इंडिया का, आपको पता है कि वहाँ पे 20 करोड़ तो मुसलमान हैं, फिर क्रिश्चियंस हैं, फिर दौलत्स हैं, वहाँ इस वक्त कोई महफूज नहीं अपने आप को महसूस कर रहा। तो ये जो हिंदुत्व और ये जो RSS मेंटालिटी है जिसके हाथ में एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई है, दुनिया को अच्छी तरह से प्राइम मिनिस्टर ने ये बावर करा दिया है। उनको पता है पूरी दुनिया को कि अगर यहाँ पे जंग हुई तो ये अब कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी और जो काइनेटिक ऑप्शन होती है ना मुदस्सिर, वो तो बिल्कुल आखिर की होती है। इदराक भी होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अच्छा, हमारे साथ रही उस्मा कारदार साहब जी, और हम देखें हमारा जी, मैं जमील अहमद हमारा एक आखिरी बात मुदस्सिर जी उस्मा साहब, एक लास्ट बात, इस वक्त हमारे तमाम डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, जहाँ जहाँ हमारी एम्बेसीज हैं, वहाँ पे कश्मीर डेस्क जो है स्पेशली बनाया गया है, जो मुतहर्रिक कर दिया गया है, जो कि हमारा नैरेटिव जो है पूरी दुनिया को आगे पहुंचाएगा। और यही जो हमारी एम्बेसीज है, यही उनका असल काम होता है जो पिछले अदवार में कभी नहीं हुआ। सही, ठीक है, बिल्कुल। और एम्बेसीज का काम होता है। और अब एम्बेसीज के हवाले से क्या होना चाहिए, एक सफ़ीर के तौर पर क्या मामला होना चाहिए। जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं ये किस तरह से बेहतर आप समझ रहे हैं या इसमें कुछ और सख्त होना चाहिए। बार बार हो रहा है जमील साहब कि पाकिस्तान को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ही इस मामले को कर सकता है, जंग तो की नहीं जा सकती, ना जंग का मामला है इसमें सारे अमल के अंदर। तो क्या तरीकाकार होना चाहिए और जो तरीकाकार इस वक्त हुकूमत कर रही है आप समझते हैं वो बेहतर है? तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जंग जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हम पर मुसल्लत की गई तो इसका हम बहुत भरपूर जवाब देंगे और बिल्कुल देना भी पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा हम तो कभी जंग की तरफ ना हम कहते हैं ना हम उसको उसके प्रोपोनेंट हैं। लेकिन बात यह है कि क्या कर सकते हैं इस वक्त दुनिया में जितने भी इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट पहले रहे हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़ाहिर कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट मेरे नज़दीक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्टीन से पहले। लेकिन जो सबसे बड़ा इसकी जो तरीक़ाकार है वो है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इसकी, जिसको कहते हैं मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के तहत वो दबाव डाला जाए इंडिया पर कि इंडिया इस पर मजबूर हो जाए कि वहाँ महबूस और जो गैर महफूज कश्मीरी हैं सारे जिनका कत्ल व गारत जुल्म व तादी किया जा रहा है उनको पहले तो कर्फ्यू हटाएं, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड दें
और फिर साथ साथ हमारी दूसरी एफर्ट जो है, और ये कैसे किया जाता है, खासतौर पर दुनिया अक़वाम को इस बात पर रजामंद करने के लिए और ज़हनी तौर पर और ज़मीर के तौर पर मजबूर करने के लिए इसके चंद तरीक़ाकार हैं जो दुनिया अक़वाम को हम करते हैं एज अ होल। वो है पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत, जिसके तहत अभी प्राइम मिनिस्टर ने डेस्क हर एम्बेसी में, खासतौर पर जो कलीदी एम्बेसीज हैं उसमें कश्मीर डेस्क खोलने का ऑर्डर दिया है। अभी तो पूरे तरीके से मुतारिक कोई नहीं है, और फॉरेन ऑफिस में फॉरेन सेल, कश्मीर सेल बनाने का किया है। वो जब मुतारिक हो जाएगी, और मेरा मशवरा हुकूमत को भी यही है कि इसको वॉर फुटिंग पर मुतारिक किया जाए, इसके TOR बनाए जाएं, इनको मटीरियल प्रोवाइड किया जाए, और कश्मीर डेस्क जो बनी है उसका डायरेक्ट जिम्मेदार ज़ाहिर एम्बेसडर को ही होना चाहिए, और एम्बेसडर को बिल्कुल। अच्छा जमील साहब, ये आपके लिए बड़ा अहम है और इस पर मैं आपसे भी बात करूंगा। इसमें हम बात कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर के मामले के हवाले से। जमील अहमद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद, साबिक सफ़ीर, उनसे हम बात करते हैं। जमील साहब आप, अच्छा जमील साहब चले गए, हम उनसे सवाल करना चाह रहे थे UAE के हवाले से, और मैं इस वक्त आगे बढ़ेंगे कश्मीर के मामले के हवाले से। कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि एक तो अभी कुछ ही देर पहले एहसन इकबाल साहब, उज़्मा कारदा साहब, कि वो गुफ्तगू करके गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से वजारत कानून अदलिया के मामलात के हवाले से मदाखलत और उसको अपने हिसाब से चलाना चाहती है, ये क्या मामला है इस वक्त जो है वो आप निकल कर इस सारे अमल से अब अदलिया अदालती निज़ाम पर भी हमला कर रहे हैं? मुदस्सर, बड़े अफसोस की बात है। मेरे ख्याल में एहसन इकबाल को लॉ का अलिफ बे पे भी शायद नहीं पता है, तो ज़रा उनको चाहिए एहतियात से कमेंट किया करें। हमारे जो लॉ के मिनिस्टर हैं उन्होंने बैठ के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि सिविल प्रोसीजर के जो कोर्ट्स हैं उनके मुकदमात जो हैं वो साल चलते हैं, और एक से दूसरी जनरेशन आ जाती है और मुकदमे ख़त्म नहीं होते। बड़ी अजियत और लोगों को बड़ा तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो वो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वहाँ पे रिफॉर्म्स लाने के लिए ये सारी बातें उन्होंने समझाई थी कि जी अब उसको टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा। 1 साल के अंदर अंदर जो है वो मुकदमा जो है उसको अपने मुंतकी अंजाम तक पहुँचाना जो है हर हालत में वो तो ये तो आपको पता है, ये जो लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर में रिफॉर्म्स की तो इतने दहाइयों से हम बातें कर रहे हैं। अगर आज हमने शुरू कर दी हैं तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा मेहरबानी करके तो कोई अपनी अकल इस्तेमाल करें और समझे कि हम हो क्या रहा है। अब वो तो कहते हैं कि मुस्लिम लीग के जो केसेस हैं उसमें हुकूमत मदाखलत कर रही है। कौन से केसेस में मुदाखलत कर रही है? इनके जो केसेस हैं वो हमारा तो उनसे लेना देना नहीं है, वो तो नैब कोर्ट में चल रहे हैं केसेस। वहाँ जाएं, अपनी मनी ट्रेल दें, अपना हिसाब किताब दें और अपने आप को वहाँ से फारिग करा लें। हमारा क्या बीच में काम है वहाँ पे? हम तो कोई दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं वहाँ। हम तो सिविल प्रोसीजर कोर्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सही। अच्छा, एक जो चीज़ इस वक्त यही मुतालबात सामने आ रहे हैं बिलावल भुट्टो के साथ, वो कह रहे हैं कि BRT के जो मंसूबा है उस पर दरख्वास्तें भी दे चुके हैं लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो इस मामले पे तो नैब कुछ कर नहीं रहा, तो नैब के चेयरमैन से भी वो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। आपके खिलाफ नैब कोई कार्रवाइयाँ नहीं करता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ? देखिए जी, मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे तो ये पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करते हैं। हमारे भी लोग हैं, वो आपको पता है, कुछ अंदर भी हैं, कुछ बेल पे भी हैं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हमारे लोग बिल्कुल उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रहा। BRT मंसूबे में अगर कोई उनके पास शवाहिद हैं या कोई एविडेंस है तो ठीक है, नैब को हरकत में आना चाहिए। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने तो अपनी बहन का भी जब केस हुआ था तो उन्होंने हरगिज़ कोई मुदाखलत नहीं की थी। बिल्कुल उनकी बहन ने उसी तरह पेशियां भुगती थी सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरह जाके पेनल्टी भी दी थी, सारा कुछ हुआ था, एक आम सिटीज़न की तरह हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे। अगर हमारी पार्टी में से इस तरह से किसी के खिलाफ ठोस सबूत हैं तो नैब ज़रूर हरकत में आएगा। सही।
नहीं तो वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुकूमत पर कि जरदारी साहब को जिस तरह से जेल में रखकर उनके सेहत बिगाड़ने की, या खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होगी। वो बार बार ये आपको तंबीह कर रहे हैं। फिर आप दूसरी जानिब ये कहते हैं कि फ़रियाल तालपुर साहिबा जो हैं उनके लिए तो कानूनी तब्दील हो रहा है, वो आपकी पंजाब हुकूमत को लिख रहे हैं यहाँ से, सिंध हुकूमत की जानिब से, कि वो किसी तरह से उनको वहाँ जो है वो भेजा जाए, क्योंकि सिंध असम्बली का इजलास होने जा रहा है। मुदस्सिर, अब जेल तो देखें ना, जेल होता है वो कोई दुबई का पैलेस तो नहीं होता ना। तो या तो फिर आप जितने आपने 80,000 लाखों के हिसाब से जो कैदी रखे हुए हैं उनको भी आप ये बहुत सारी सहूलियात दे दें जो ऑलरेडी इन लोगों को मिली हुई हैं। बल्कि अभी भी अवाम हमसे ये सवाल करती है कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा आप इनकी आसाइशों पे और इनके प्रोटोकॉल पे और इनकी सिक्योरिटीज़ पे क्यों ज़ाया करते हैं, पकड़ के जेल में डालें और इनसे हमारा पैसा निकलवा के दें। तो कौम तो ये चाहती है। अब ये आएँ बाएँ शाएँ करते रहें, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने जो अपनी इनके फेक अकाउंट्स हैं, और अभी आपको पता है 2.5 अरब तो ओमनी ग्रुप से निकलवाया गया है, उगलवाया गया है। तो इनसे ये भी अपने हिसाब किताब दे ना, सारे जो 45 फेक अकाउंट्स हैं, वो पाक लेन वाला अब केस है, क्यों रोना धोना डाला हुआ है। अगर इनको जेल बुरी लगती है तो फिर पहले सोच लेते ना कि ये काम जो है इनका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। सही। अच्छा, हम इस हैं मज़ीद भी, और फ़रियाल तालपुर साहबा के हवाले से कुछ खबर है। हम हमारे सीनियर नुमाइंदे शायद जतोई साहब ब्रेक के बाद हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या मामला है, कि वो सिंध हुकूमत किस तरह से लिख रही है और पंजाब हुकूमत क्या कर सकती है। उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी, कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फ़रियाल तालपुर साहिबा के हवाले से। सिंध असम्बली के वो मेंबर हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सिंध हुकूमत की तशवीश में इजाफा हो रहा है, क्योंकि मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखा है, लेकिन पंजाब की जो मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इस तमाम तर अमल में रुकावट बन रही है। उज़मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा कारदार साहब, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना किसी भी मेंबर असम्बली का उसका ये आइनी हक है, लेकिन यहाँ मामला ये हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पर जो रुकावट बन रही है वो पंजाब की मशीनरी है, क्योंकि मामला अडयाला जेल की सूरत में है और जो हाई कोर्ट है उसके मामलात हैं, और जिसको सारी की सारी चीज़ें करना वो पंजाब हुकूमत या पंजाब की मशीनरी का है। इस पर तफसील जान लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। शायद जतोई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब आगाह कीजिएगा, मामला क्या है कि पंजाब हुकूमत इजाज़त देगी तो फ़रियाल तालपुर साहिबा आ सकेंगी, अगर वहाँ से इजाज़त नहीं होगी पंजाब मशीनरी की, पंजाब हुकूमत की, तो वो नहीं आ पाएंगे? जी, 16 अगस्त को स्पीकर सिंध असम्बली ने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए थे जी फ़रियाल तालपुर साहिबा के, और फिर वो इंतज़ार करते रहे कि इन प्रोडक्शन आर्डर्स पे जो है अमल दरामद होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर 23 अगस्त को सिंध असम्बली ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें मुतालबा किया गया वज़ीर आला सिंध से कि वो हुकूमत पंजाब से रब्ता करें और उनसे कहें कि स्पीकर के प्रोडक्शन पे वो अमल करें। और ये एक रुकन असम्बली का इस्तेकाक है, न सिर्फ इस्तेकाक मजरू हो रहा है बल्कि स्पीकर सिंध असम्बली के आर्डर को भी डिसऑनर किया जा रहा है। ये बात ठीक नहीं है। 24 अगस्त को वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को खत लिखा और उनसे कहा कि आप इंटरवीन करें और अपने महकमा दाखिला से कहें कि वो प्रोडक्शन आर्डर पे अमल दरामद करे। लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया है, और ये भी सोचा जा रहा है पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से कि अगर पंजाब हुकूमत को मुस्बत रद्द अमल नहीं देती है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो अदालत से रुजू करे। जी सही, ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। तो उज़मा कारदार साहिबा, पंजाब हुकूमत को तो आइनी तौर पर जो इस्तेकाक किसी को हासिल है उसके लिए तो कोशिश खुद से करनी चाहिए, तो रुकावट क्यों बनाया जा रहा है इस सारे अमल में? मुदस्सिर, मेरे ख्याल में ये कोई इनका ब्यूरोक्रेटिक कोई इनका होगा बीच में मामला, तो इनको चाहिए कि आपस में राब्ता कायम करें। और आई एम श्योर थोड़ी इसमें देर हुई है, लेकिन इवेंचुअली तो उनको मिल ही जाएगा ऑर्डर,
क्योंकि अब तो ये सारे प्रोडक्शन ऑर्डर पे ही जिंदा हैं और उसके अलावा तो इनकी मेरे ख्याल में अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे अब जाके तो मालूम करना पड़ेगा कि इसमें क्या रुकावट है। अब मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत जो लेट हो रहा है वो कुछ दिनों मेरे ख्याल में दूर हो जाएगा और फिर ये जा सकेंगी, क्योंकि उन्होंने असेंबली में अगर प्रोडक्शन ऑर्डर देखें, आपको मैं बताती चलूँ थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आप को याद हो तो इनकी पूरी कोशिश थी कि इनके सारे मुकदमात जो हैं वो सिंध में चलें। इन्होंने इतना रेजिस्ट किया था कि हमें इस्लामाबाद में या पंजाब में किसी हालत में, वो इसलिए क्योंकि इनका बस नहीं चलता यहाँ पे। सिंध में तो इनकी अपनी बादशाहत थी, अपनी मनमानियाँ करते थे, अपनी इनकी जो दिल करता था किसी वहाँ पे, आप सोचे किसी डिपार्टमेंट को इन्होंने करप्शन से जो है वो आप समझे कि वो अब साफ नहीं रहा। अभी पीछे जो कुर्बानी के जानवर हैं, 1 अरब की वहाँ करप्शन निकल आई है और ऊपर से नीचे तक लेके हर बंदा मुलविस है। मुझे समझ नहीं आती कि ये सिंध हुकूमत जो है कोई उसने करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है, उसको लीगल कर लिया है। हर कोई समझता है कि ये तो मेरा हक है, वहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स और इनकी सिंध असेंबलियों के आनिया और जानिया ये कर क्या रहे हैं सिंध के अवाम के लिए। पहले ये तो कौम को जवाब देना। सिंध के अवाम का तो बुरा हाल है, कराची जो है उसका हाल आप देख लें। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली के मेंबर के लिए उसका इस मामले में एक आईनी हक है, लेकिन जो आप बात कर रही हैं वो बहरहाल अहम है कि इस वक्त सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत और कराची की जो सूरत हाल है वो बहरहाल ऐसी नहीं है कि जिसको कोई मिसाली तो दूर की बात वो तसल्ली बख्श भी करार दिया जाए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। शायद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी, और हमारे साथ उस्मा कारदार साहिबा मौजूद थी, पाकिस्तान आपकी रहनुमा, और जिस कराची के हवाले से वो बात करें तो कराची में रहते हुए सूरत हाल जान लेते हैं ताज़ा तरीन, क्योंकि नालों की सफाई और वहाँ से कचरा उठाने का अमल लेट्स क्लीन कराची से लेकर उससे पहले जिनकी जिम्मेदारी है वहाँ तक शायद अब कुछ ना कुछ हुआ है या नहीं। ये अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, वही बताएंगे। अमजद, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? मुहिम भी चल रही है, तमाम इदारे बातें भी कर रहे हैं, सियासत भी हो रही है, लेकिन असल में हो क्या रहा है कराची में? जी बिल्कुल, कराची शहर में जो है क्लीन कराची मुहिम जारी है। क्लीन कराची मुहिम की अगर बात कर ली जाए तो क्लीन कराची मुहिम को शुरू हुए 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। 2 हफ्तों के दौरान जो क्लीन कराची मुहिम है वो अब तक जो है वो सिर्फ बरसाती नालों और सीवरेज नालों तक महदूद है। जा बजा कचरे के ढेर हैं। बारिश का तीसरा स्पेल जो है वो कराची में शुरू हो चुका है। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन कैसर हबीब आपको दिखा सके तो मेरे दाएँ जानिब जो है आप देख सकते हैं कि कचरे के ये अंबार यहाँ मौजूद हैं। अहले इलाके के मुताबिक ये कचरे का ढेर किसी वक्त जो है ये पहाड़ों में तब्दील हो चुका था। अब भी जो है कचरे के ढेर यहाँ पे मौजूद हैं। वसीम अख्तर जो है बल्दिया उज़्मा कराची के मेयर हैं, वो अब से कुछ देर बाद यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। बरसात इसके हवाले से जो है वो स्प्रे मुहिम जो है वो उसका आगाज़ करेंगे। ताहम ये जो कचरे के ढेर हैं ये बल्दियाती नुमाइंदों, सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो मुतालिका इदारे हैं उनका मुँह चढ़ा रहे हैं। अहले इलाका का कहना है कि वो इस कचरे से जो है वो बेजार आ चुके हैं। उन्होंने अहले इलाका से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि तमाम ही हुकूमत, तमाम ही जो इदारे हैं और जो हुकूमतें हैं वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च और तस्वीरी नुमाइशी दोनों तक महदूद हैं। ठीक है, तो अमजद कायम खानी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे किस तरह से मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है। अरशद बोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाक से ज़मीन पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक डिप्टी मेयर हैं। बहुत शुक्रिया बोरा साहब आपके वक्त का। ये मामला कराची में कचरा उठाने के हवाले से गुज़श्ता रोज़ आप बात कर रहे थे कि रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन मामला ये है कि ये रॉकेट साइंस भी नहीं है, काम भी आसान है। आप बता रहे थे कि जितना फंड्स है उसमें से बहुत कम फंड में ये तमाम तर अमल हो सकता है, तो ये अमल ना होने की वजूहात क्या हो रही हैं? बस ये बात ये है कि नीयतों की बात है। नीयत जो है वो अब क्योंकि इतना एक हैवॉक क्रिएट हो चुका है, अब भी ये लोग जो है वो जिसको कहते हैं कि फास्ट ट्रैक पर काम नहीं कर रहे, बिल्कुल इस तरीके से लिया हुआ इजी लेके जिस तरीके से आम दिनों में काम होना चाहिए उससे कम से कम उसी तरीके से कर लें तो कम से कम नजर तो आए कि कचरा उठ रहा है। अभी भी आप देखें यहाँ से जब लियाकताबाद जाते हैं तो साइड में वो सड़कें हैं जहाँ पे वो नाला है, उन सड़कों पे कचरा का पहाड़ बना हुआ है। अब बारिश की सूरत हाल भी आपके सामने है।
हालांकि अभी बारिश तो हुई नहीं, मैं तो उसको बूंदाबांदी ही कहूँगा जी। और जो है जब पता है कि बारिशें हुई हैं, अभी भी हुई हैं, तो कम से कम अंडरपास की जो इनके पंपिंग का सिस्टम है वो दुरुस्त हो जाना चाहिए था। मुझे नहीं नजर आ रहा, उसकी वजह यह है कि सिर्फ बूंदाबांदी में वहाँ पानी जमा होना शुरू हो गया। तो अगर तेज बारिश हो गई तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये अंडरपासेस भी इफेक्टेड होंगे काफी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इशू जो है वो विल का है, सियासत नहीं है इसमें। सियासत क्या होनी है इसमें? कराची की आवाम सफर कर रही है, सियासत करके हम करेंगे क्या? हमारी तो कोशिश है कि किसी तरीके से भी आप लोगों के थ्रू जो है इनको प्रेशराइज करें। आवाम के जो इश्यूज हैं, आवाम के जो मसाइल हैं, खास तौर पर ये कचरे के हवाले से, सीवरेज के हवाले से। आप प्रेशराइज के हवाले से अब आपको ऑर्डर भी मिल गए कि जनाब गार्बेज के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो चंद ही घंटों के बाद अगली सुबह हुई तो वो ख़त्म ही हो गए। और उसके बाद आप सुना है कि आप अदालत जा रहे हैं आपकी जमात उस ऑर्डर के हवाले से। तो सर आपके पास तो वर्क फोर्स भी है, आपके पास लोग भी हैं और ऐसे लोग हैं जो बड़े कमिटेड हैं, तो खुद से कुछ ना कुछ तो शुरू किया जाए इस शहर के लिए, शहर की आवाम के लिए, शहर के लोगों के लिए। खुद कर नहीं सकते जो है, हमने अभी एक ट्रक उठाना शुरू किया तो इनके तमाम लोग आ जाएंगे और कि ये तो हमारा काम है और आपके पास कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है, ना आपका काउंसलर है तो आप किस बेस पर कर रहे हैं ये काम। सही। तो ये तो डेफिनेटली एक इशू है, वरना आपकी बात बिल्कुल वजह है कि अगर तो आवाम एक्सेप्ट करे तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं ये काम। वी कैन डू। ये इक्विपमेंट हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर करना पड़ा और वो वक्त आ गया तो शायद हम ये भी कर सकते हैं। सही। तो अरशद वोरा साहब, इस वक्त जो बारिश अगली आने वाली है, आपको लग रहा है कि जैसे पिछली बारिश की सूरत हाल शहर की हो गई थी उससे मुख्तलिफ कोई सूरत हाल नहीं होगी, खुदा न खास्ता शहर वैसे का वैसा ही होगा? देखिए, मैं जो है ना, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत बेहतर सूरत हाल होगी। अच्छा। और बारिश भी ऐसी पेशिंग हुई नहीं है कि वो पहले की तरह बहुत तेज बारिश हो, लेकिन कराची में अगर जो है थोड़ी देर को भी बारिश हो जाएगी तो पानी तो हो ही जाता है जी। तो अच्छा, नॉर्थ में तो बताया जा रहा है वोरा साहब कि इस वक्त काफ़ी बारिश होगी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो टेक्निकली आप क्योंकि डेप्यूटी मेयर भी रहे, इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं कि नाला कोई और साफ़ करता है, उससे निकलने वाला कचरा किसी और डिपार्टमेंट ने उठाना है, वो जाके लैंडफिल साइट में वो जाके वो वहाँ फेंका जाना, ये इतना पेचीदा मामला क्यों है? इस पेचीदा मामले को हल नहीं किया जा सकता कि इलाके अगर बांटे हुए हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट बांटे हुए हैं, तो ये इतना पेचीदा क्यों है? देखिए, ऐसा नहीं है, आपको बताऊं उसकी वजह ये है कि ये नाला जो साफ करने का अभी जो क्लीन कराची का जो प्रोजेक्ट है जी, क्लीन कराची पे बाद में आता हूँ, उससे पहले नाला साफ करना केएमसी की जिम्मेदारी है। जब नाला साफ है तो उसका कचरा जो है वो जाना चाहिए जाम चाकरो या गोंद पास, जो आपकी लैंडफिल साइट है, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाता नहीं है। ये जो है ये पैसे बचाते हैं और कोई बात नहीं, पैसे बचाते क्या है, पैसे जेबों में डालने होते हैं, जितने बचेंगे उनकी जेबों में जाएंगे, जितने कम खर्च करेंगे तो वो जो बजटेड अमाउंट होगा वो जेबों में जाएगा। ये तो सिर्फ अपना मेन टारगेट ही है कि करप्शन जितनी ज्यादा हो सके उतनी कर लो, पता नहीं अगली बार मिले या नहीं मिले। तो यही हाल है जो अली जैदी साहब ने सिलसिला शुरू किया है। अब कल आपने किसी चैनल पे जो है मेयर ने कहा कि हमारे पास जाम चाकरों में जगह नहीं है। अब उनसे कोई ये पूछे कि वो अपने 3 साल दौर में कभी जाम चाकरो या गोंद पास गए हैं, उन्होंने कभी देखा है कि जाम चाकरो क्या है, गोंद पास क्या है? वो 500 एकड़ की लैंडफिल साइट है, वहाँ का उसका मकसद ही ये है कि उस जगह पे कचरा फेंका जाए, उस जगह पे सारा गार्बेज जाके डंप किया जाए। तो वो कल कह रहे थे कि वहाँ हमारे पास जगह खत्म हो गई। तो मतलब वोरा साहब, वो आपकी बात है कि जो विल की बात है वो विल होगी तो ही फिर किसी भी तरह सा काम होगा कराची के अंदर। वो विल शायद इस वक्त इदारों में या इदारों के सरबराहान में नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब मामला ये है कि जो बारिश हो रही है उस बारिश के बाद कराची की क्या सूरत हाल हो सकती है। कराची का जो कचरा है वो उठाने वाले शायद अभी तक अपना काम भी मुकम्मल नहीं कर पाए हैं और अगली बारिश का स्पेल शुरू हो गया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।